जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसएसबी के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखिए, फौज में जो भी व्यक्ति एक अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं देना चाहता है उसे एसएसबी के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। अब चाहे आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ रहे हो, चाहे आप रिटर्न एंट्री के थ्रू आ रहे हो, एसएसबी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा चेक कर लिया जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर वो क्षमताएं है कि नहीं, वो गुण है कि नहीं, जो कि एक सैन्य अधिकारी बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन क्षमता और इन गुणों को आप सभी ओएलक्यूज के नाम से जानते हैं। ओएलक्यू का मतलब क्या होता है? ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। बट मैं अगर आपसे क्लियरली एक बात कहूं तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस के दौरान केवल आपके 15 ओएलक्यूज को चेक नहीं किया जाता है, आपके कंप्लीट थॉट प्रोसेस को चेक किया जाता है। और सीधे तौर पे बात की जाए तो आपके मनसा, वाचा, कर्मणा को चेक किया जाता है। इस पूरे थॉट प्रोसेस के दौरान आपका डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके का है, आपके मोटिव्स क्या हैं, आपकी नीड्स क्या क्या है, ये सारी चीजें बहुत बारीकी से चेक की जाती है। दैट्स वाई प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि एस्पिरेंट्स को लगता है कि हाँ, ये प्रोसेस बड़ा आसान है, बट क्लियरली मैं कहूं आपसे कि इस प्रोसेस को सही तरीके से जानना बड़ा जरूरी है। बिकॉज जब आप पहली बार एसएसबी देने के लिए जाते हैं तो इस प्रोसेस के बारे में ना पता होना ये आपकी एक बहुत बड़ी कमी है और हो सकता है कि इसके कारण आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। चलिए, इस प्रोसेस के बारे में मैं बात करूं उससे पहले मैं बिलीव करता हूं कि इस मूवी को आप लोगों ने सभी ने कभी ना कभी देखा ही होगा। देखिए, यहां से यहां तक का सफर काफी लंबा होता है और मैं बहुत शिद्दत के साथ इस बात पर बिलीव करता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर 15 ओएलक्यूज होते हैं। जरूरत है केवल उसको पहचानने की और उसको पॉलिश करने की। तो इस प्रोसेस के बारे में मैं आगे बात करूं इससे पहले आपको ये चीज याद रखना है कि आपको अपने कर्मों के ऊपर भरोसा करना है। केवल सोचने से ओएलक्यूज डेवलप नहीं होते हैं, आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आइए, अपने नेचर के अंदर चेंज लेकर आइए। बिकॉज आपकी जो चॉइसेस है, आपके जो एक्शंस है, वही आपके बिहेवियर को बनाते हैं और आपका बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। अब एसएसबी के इस पूरे प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप मॉर्निंग के अंदर पहुंचे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। दैट मींस ये आपका रिपोर्टिंग डे होता है। अब इस दौरान अब सबसे पहले आप जाते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। अब यहां पर कई बार एस्पिरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत सारी मेजर मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात की जाए, कई बार डॉक्यूमेंट्स को मिस कर देते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाते हैं। मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आपको इस बात को दिमाग में रखना है, अगर रिपोर्टिंग डे के दौरान आपका डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हुआ तो आप एसएसबी के लिए अपीयर हो ही नहीं सकते। याद रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है उसको लेकर जाइएगा। एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, चेक चेक रीचेक। तकरीबन 3 बार डॉक्यूमेंटेशन को चेक करो अच्छे से, उसके बाद एसएसबी के लिए अपीयर होना है। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को चेक करवाते हैं उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। उसके बाद आपके होते हैं पहले दिन आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। याद रखिएगा, स्क्रीनिंग का नाम सुन के कई सारे एस्पिरेंट्स को बड़ा डर लगता है, बिकॉज इस टेस्ट के दौरान 85% एस्पिरेंट्स एसएसबी से बाहर हो जाते हैं। बाहर हो जाते हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि एसएसबी के दौरान कई सारे एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब आयोग के लिए ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि हर एस्पिरेंट्स को एसएसबी के दौरान 5 दिन रखा जाए। इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट को एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह यूज किया जाता है कि जो बेसिक क्वालिटीज एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए वो क्वालिटीज इस स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान चेक कर ली जाती है। अब सवाल ये आता है कि सर वो बेसिक क्वालिटीज हैं क्या? देखिए, मैं 3 क्वालिटीज यहां पर आपको बताऊंगा। पहला, आपका परसेप्शन पॉजिटिव होना चाहिए, या आप चीजों को परसीव करते हैं जब तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आपका परसेप्शन पॉजिटिव है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर वो मदर ऑफ ऑल ओएलक्यूज है कि नहीं, जिसे कहा जाता है रीजनिंग एबिलिटी, ये चीज आपकी देखी जाती है। दूसरी बात, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। जी हाँ, इस टेस्ट के दौरान, स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान आपके कम्युनिकेशन स्किल को बड़ी बारीकी से जांचा जाता है, बिकॉज कम्युनिकेशन एक बहुत मेजर इशू के रूप में सामने आया है और जितने भी स्टूडेंट स्क्रीन आउट होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल का सही ना होना एक बड़ा मेजर रीजन है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूं तो आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी को यहां पर चेक किया जाता है कि आप दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कितनी जल्दी आप उनसे घुल मिल पाते हैं। और ये 3 चीजें बेसिकली आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान टेस्ट की जाती है। अब इस टेस्ट के दौरान आपके इस स्क्रीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेजरली आपके 2 टेस्ट लिए जाते हैं। पहला टेस्ट को कहा जाएगा OIR, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इसे ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा टेस्ट आपका होता है PPNDT, दैट मींस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब देखिए, OIR टेस्ट के दौरान अगर मैं बात करूं तो इसको लेकर कई सारे मिसकंसेप्शन है। पहली बात है, टेस्ट काफी आसान होता है, बिल्कुल ये बात सही है। और इसमें बेसिकली आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के। बट यहां पर एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि OIR का कोई मतलब नहीं है। इस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं होती है। देखिए, मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि फौज ने अगर कोई चीज यहां पर इंक्लूड करी है तो उसका एक महत्व है।
उसका एक इंपॉर्टेंस है, आपके आईक्यू को टेस्ट करने के लिए चीज यहां पर लाई गई है। और याद रखिएगा, आपका OIR टेस्ट जितना बढ़िया जाता है उतनी बढ़िया आपको रेटिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर आपका OIR 1 आपकी रेटिंग है, दैट मींस आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा। OIR 2 अगर आपकी रही तो आपका एक्सीलेंट रहा, और इसके नीचे की अगर आपकी रेटिंग आती है 3, 4 और 5 तो आपके स्क्रीन इन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी हाँ, दैट मींस सीधा मतलब ये है कि आपके स्क्रीन इन होने के ऊपर आपके OIR टेस्ट का प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है। इसके बाद आप जिस टेस्ट के लिए जाते हैं वो आपका होता है PPNDT, दैट मींस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जिस टेस्ट से कई सारे एस्पिरेंट्स डरते हैं। इस टेस्ट को लेकर कई सारे मार्केट में मिथ भी है, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि आपको इस टेस्ट के दौरान परफॉर्म क्या करना है, क्या चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होती। इस टेस्ट के दौरान आपको 30 सेकंड्स के लिए एक हैजी पिक्चर यहां पर दिखाया जाता है। देखिए, पिक्चर यहां पर हैजी ही होगा, कई बार सेमी हैजी होता है, बट बेसिकली क्लियर पिक्चर आपको नहीं दिखाया जाता। बहुत कम चांस है कि आपको क्लियर पिक्चर दिखाया जाए। यहां पर आपको जनरली एक हैजी पिक्चर दिखाया जाता है, और हैजी पिक्चर दिखाने का एक बहुत मेजर रीजन है क्या, आपके परसेप्शन को चेक किया जा रहा है यहां पर कि हैजी पिक्चर देखने के बाद आपने परसीव क्या किया है, आप किस तरह के थॉट प्रोसेस के दौरान आप गुजरते हैं, आपने सोचा क्या है पिक्चर को देखने के बाद, या आप क्या कंडीशन उसमें परसीव कर रहे हैं, आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, और इस परसेप्शन के बाद आप यहां पर एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। इस टेस्ट के दौरान 30 सेकंड्स के लिए आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा, और उसके बाद आपको लगभग 1 मिनट का समय दिया जाता है बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए, और उसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं एक स्टोरी लिखने के लिए। जी हाँ, यहां पर आपको स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी लिखने के दौरान आप अपना एक प्रोटैगनिस्ट चूज करते हैं। आप, अगर मैं क्लियर या सीधे शब्दों में बात करूं, आप अपना एक हीरो या हीरोइन चूज करते हैं। आपका हीरो या हीरोइन उस पिक्चर में जो भी सिचुएशन देकर रखी है, जो सिचुएशन आपने परसीव कर रही है, अपनी बुद्धि अपने विवेक के अकॉर्डिंग उस सिचुएशन का समाधान करने की कोशिश करता है, अपने ओल की उसको शो करके, अपने एक्शंस को शो करके। इसके बाद आपको 1 मिनट दिया जाता है, लगभग 60 सेकेंड्स 1 मिनट दिए जाएंगे अपनी स्टोरी को नरेट करने के लिए। जी हाँ, आपको अपनी स्टोरी को नरेट करना होता है, दैट मींस आपको अपनी स्टोरी को बोलना होता है। और उसके बाद जब सारे एस्पिरेंट्स अपनी स्टोरीज को नरेट कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी पार्टिसिपेट करते हैं GD के अंदर। GD का मतलब है ग्रुप डिस्कशन। जी हाँ, ये GD का ही पिक्चर है। इस GD के दौरान आप सबका एक गोल होता है कि आपको एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना है। कॉमन स्टोरी का मतलब क्या होता है, अब इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, आप 10 से 15 के ग्रुप के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। अब 10 से 15 स्टोरीज यहां पर है। अब यहां पर आपका गोल होता है कि आप सभी को मिलकर एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना है। मतलब अब यहां पर ऑब्वियसली फिश मार्केट बनेगा, और SSB चाहता है कि यहां पर फिश मार्केट बने, बिकॉज हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी स्टोरी को कंसिडर किया जाए। और अंत में आप सभी कॉमन स्टोरी के ऊपर आते हैं। आप अपने में से किसी एक को एक वॉलंटियर के तौर पे चूज करते हैं, और आपका वो वॉलंटियर आपकी स्टोरी को पैनलिस्ट के सामने रखता है। ये पूरी सिचुएशन होती है आपकी PPNDT टेस्ट के दौरान। याद रखिएगा, जब आप SSB के लिए जाते हैं तो आपको टेस्ट नंबर दिए जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद आप लंच के लिए जाते हैं, और उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जितने भी एस्पिरेंट इस टेस्ट के दौरान पास हो जाते हैं वो SSB के लिए आगे के टेस्ट के लिए रुकते हैं, बाकी को रेलवे स्टेशन भेज दिया जाता है। और जितने भी एस्पिरेंट जो कि स्क्रीन इन हो गए हैं वो यहाँ पर रुकेंगे, और जो कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं उन्हें अपने घर जाना पड़ता है। याद रखिएगा, स्क्रीन इन होने के बाद आपको वापस से न्यू टेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें डे 2 के बारे में। डे 2 के दौरान आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, और मानिएगा, इस बात को समझ के चलिएगा कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी पर्सनालिटी को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट को लिया जाए, और आपके मनसा को जानने के लिए, आपके मन को जानने के लिए, आपके थॉट प्रोसेस को जानने के लिए, आपके मन के अंदर के जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव ट्रेट है या अगर कोई इमोशनल इंबैलेंस है, उसको जानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है। इस टेस्ट के दौरान या डे 2 के दौरान आपके 4 मेजर टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये टेस्ट आपके अपरसेप्शन का होता है। इसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और लास्ट में आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट यहां पर लिया जाता है। याद रखिएगा, इन चारों टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपका TAT। अगर मैं जनरल भाषा के अंदर बात करूं तो अगर ये सारे टेस्ट का वेटेज 100% है तो 70% वेटेज TAT का होता है। बाकी टेस्ट आपके कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं जो कि 10-10% का वेटेज रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि TAT के दौरान आपकी जो पर्सनालिटी शो हुई है वही पर्सनालिटी है या फेक बन रहे थे, इन टेस्ट के दौरान ये चीजें चेक की जाती है। इन टेस्ट के बारे में भी आने वाले सेशंस के अंदर हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे TAT कि TAT टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है। देखिए, TAT टेस्ट के दौरान ये बेसिकली आपके अपरसेप्शन को टेस्ट करने की एक टेक्निक होती है, और ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट है। इस टेस्ट के दौरान आपको 12 पिक्चर्स दिखाया जाता है। जी हाँ, एक के बाद एक आपको 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाया जाएगा, और इसके बाद आपको तकरीबन 12 पिक्चर्स यहां पर दिखाए जाते हैं। और जो आपका लास्ट पिक्चर होता है, जो आपकी लास्ट स्लाइड होती है, वो ब्लैंक स्लाइड होती है। एग्जांपल की बात करें, आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा 30 सेकंड्स के लिए,
उसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं इस पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखने के लिए। उसके बाद फिर से एक नया पिक्चर आपको दिखाया जाएगा, फिर से 4 मिनट दिए जाएंगे एक स्टोरी लिखने के लिए। इस तरीके से आपको 11 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और 11वीं स्लाइड आपकी ब्लैंक होती है, मतलब वो खाली स्लाइड है, उसमें कोई पिक्चर नहीं है। आपको अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, आपको अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लास्ट पिक्चर पे स्टोरी लिखनी होती है। अब ब्लैंक स्लाइड को लेकर भी बच्चा बहुत कंफ्यूज है, जिसके बारे में आगे के सेशंस के अंदर हम लोग बात करने वाले। अब याद रखिएगा, हर पिक्चर को आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाएगा और उसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं पिक्चर पे स्टोरी लिखने के लिए। यहां पर जो पिक्चर्स होते हैं ना वो हैजी नहीं होते, यहां पर पिक्चर्स आपके क्लियर होते हैं, बिकॉज ये आपके परसेप्शन का टेस्ट है, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका थॉट प्रोसेस और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी डिफेंस मैकेनिज्म को यहां पर चेक किया जाता है। तो स्टोरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग 100 से 120 शब्दों के बीच में आपको अपनी स्टोरी लिखनी पड़ती है, बट यहां पर आपको अपनी स्टोरी को नरेट नहीं करना है। इसके बाद आपका जो दूसरा टेस्ट होता है वो है आपका WAT, जिसे हम सभी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस टेस्ट के दौरान आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं और हर वर्ड्स के ऊपर आपको एक सेंटेंस लिखना होता है 15 सेकंड के अंदर। जी हाँ, आपको जो भी शब्द दिखाया जाएगा उस शब्द के ऊपर आपको 15 सेकंड के अंदर एक सेंटेंस लिखना। फॉर एग्जांपल की बात कीजिए, आपको शब्द दिखाया जा रहा है एक्शन, अब एक्शन के ऊपर आपको 15 सेकंड के अंदर सेंटेंस लिखना है। ऑब्वियसली आपको एक बुकलेट दी जाती है, उसके ऊपर आपको सेंटेंस लिखना है। आपको वर्ड दिखाया गया सुसाइड, सुसाइड के ऊपर आपको 15 सेकंड के अंदर एक सेंटेंस लिखना है। इस तरीके से आपको ये शब्द दिखाए जाते हैं। इन शब्दों के दौरान ये देखा जाता है कि आपने शब्दों को किससे एसोसिएट किया है, आपने जीरो को किससे जोड़ा है, आपने एक्शन को किससे जोड़ा है, और आपका थॉट प्रोसेस यहां पर बिल्कुल क्लियरली सामने आ जाता है। तो आप TAT के अंदर अगर फेक बनेंगे तो WAT के अंदर आपका रियल नेचर और बिहेवियर कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा। इसके बाद जो टेस्ट लिया जाता है वो होता है आपका SRT, दैट मींस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जी हाँ, इस टेस्ट के दौरान आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें 60 रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, और इन सिचुएशंस के ऊपर रिएक्ट करने के लिए आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे हर सिचुएशन पर रिएक्ट करने के लिए। टोटल 30 मिनट का समय मिलेगा और हर सिचुएशन पर रिएक्ट करने के लिए 30 सेकंड दिए जाते हैं। ये सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है जहां पर आपके OLQs को शो किया जाएगा, ऐसा माना जाता है कि आप अपना OLQ शो करेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए एक सिचुएशन है, यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन विद योर फ्रेंड्स, सडनली अ फ्रेंड loses द ग्रिप ऑन द रोप एंड फॉल्स डाउन यू। अब आप क्या करेंगे? आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं साहब, सडनली आपके एक दोस्त का हाथ फेल हो जाता है, उसके हाथ से ग्रिप छूटती है और वो गिरने लगता है। अब आप क्या करेंगे? रियल लाइफ सिचुएशंस है। इन सिचुएशंस के दौरान ये देखा जाता है कि आप सोच क्या रहे हैं। देखो, रियलिटी में सिचुएशंस नहीं ला सकते हैं, तो आपको इन सिचुएशंस को बुकलेट के अंदर दिया जाता है और सोचा जाता है, और ये बेसिकली जानने की कोशिश की जाती है इन सिचुएशंस के अंदर आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, और यही चीज यहां पर देखी जाएगी। उसके बाद जो साइकोलॉजी टेस्ट के दौरान जो लास्ट टेस्ट आपका लिया जाता है वो है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। बेसिकली इस टेस्ट के दौरान आपको कुछ सवालों का जवाब देना होता है और सवालों का जवाब आपको यहाँ पर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। जी हाँ, यहाँ पर लिखना है आपको। तकरीबन 20 मिनट का समय दिया जाता है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। इन सवालों को जब आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं तो आप ये बताते हैं कि आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, दूसरे के विचार आपके लिए क्या है और आपको अपने बारे में कितनी जानकारी है। देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी व्यक्ति के अंतर मन को जांचने का। दैट्स वाई इस टेस्ट को काफी प्रायोरिटी दी जाती है। बट मेरा एक सजेशन है, इसमें मगअप मत करना बेटा। आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी मदर आपके बारे में क्या सोचती है, पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, ये कोई और नहीं बता सकता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से इन 4 टेस्ट के दौरान ये जान लिया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। और जो मनसा वाला कॉलम SSB का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं, वो यहाँ पर SSB के पैनलिस्ट के द्वारा क्लियर कर लिया जाता है कि आपकी वास्तविक पर्सनालिटी है क्या। तो SSB के अंदर डे 1 और डे 2 की एक्टिविटीज या टेस्ट को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि डे 3 और डे 4 के अंदर या लास्ट डे के अंदर कौन कौन से डिफरेंट असेसमेंट टेस्ट हमारे पास होते हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरव्यू के बारे में, आपके GTO टास्क के बारे में, और फाइनली जो आपकी कॉन्फ्रेंस होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इस सीरीज के अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं पर्सनल इंटरव्यू, जिसको आप बोल देते हैं, या फिर आपका इंटरव्यू जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आपका साइक टेस्ट होने के तुरंत बाद आपका इंटरव्यू कुछ बच्चों का उसी दिन सेम डे स्टार्ट हो जाता है। मतलब डे 2 के दौरान पर ही कुछ बच्चों का साइक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उनको बोल दिया जाता है कि आपके इस टाइमिंग पर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो एक चीज स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा कि इंटरव्यू आपका डे 2 से ही आपके स्टार्ट हो जाते हैं और ये लास्ट डे तक आपके 4 डे तक चलते रहते हैं। ठीक है,
अब इस इंटरव्यू के अंदर बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक्चुअली जो एसेसर होता है वो किसी भी बोर्ड का प्रेसिडेंट हो सकता है, एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी हो सकता है, तो वो आपको क्या जज करेगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बारे में आपसे पूछेगा। देखिए ये जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ये आपकी पर्सनालिटी को तो जज करता ही करता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, एडेप्टेबिलिटी, आपका नेचर कैसा है, और अगर कोई सिचुएशन बहुत टफ एंड टफ सिचुएशन आ गई तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव करोगे, क्या एग्रेसिवली आप बिहेव करोगे या कामली उसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाहता है, और साथ ही साथ इस देश विदेश के अंदर क्या चीजें घट रही हैं, आपकी नॉलेज को भी वहां पर वो फैक्चुअल नॉलेज को चेक करता है। एक जो इंटरव्यू होता है कैंडिडेट का वो नॉर्मली 40 से 45 मिनट या 50 मिनट्स के बीच में स्टैंड करता है, जहां पर एसएसएस डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछता है। अब ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले स्पष्ट रूप से चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर जो एसेसर्स होगा सबसे पहले आपको काम डाउन करने की कोशिश करेगा। आप सबसे पहले जब इंटरव्यू के रूम के अंदर आप जाओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मायने रखती है आपका अपियरेंस, कि हाउ एक्चुअली यू अपियर्ड, वो भी मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। लेकिन इंटरव्यू में जैसे आप अपेयर करोगे, किस तरीके से अपेयर करना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से चीजें करनी है, वो सब बताया जाएगा। इंटरव्यू में जैसे आप बैठोगे वो आपको फैमिलियर करेगा, काम डाउन करेगा, तो आपकी नर्व्स को काम डाउन करेगा, और उसके तुरंत बाद इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको रैपिड फायर क्वेश्चंस देगा। बोलेगा ओके जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, नेम ऑफ योर, मीनिंग आपका जो नाम है उसका मतलब क्या है, आप ए प्लेस से बी प्लेस पर आए, यहाँ पर आए हैं तो बीच बीच में कौन कौन से स्टेशन आए हैं, कौन सी ट्रेन से आप आए हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, whom you love more, फादर और मदर, कुछ पर्सनल क्वेश्चन स्कूलिंग के बारे में बताइए, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन की सीरीज को याद ही नहीं रख पाते कि मेरे से क्वेश्चंस क्या पूछा है। आप आंसर देते हैं, आंसर देने के बाद जैसे सर आपसे पूछता है क्या कोई क्वेश्चन रह गया है, तो फॉर्मली पूछ लो सर शायद एक दो रह गए हैं तो आप बता दो उसका आंसर, तो वो रैपिड फायर मारेगा। एक्चुअली आपको प्रेशर करना चाहता है, तो कभी भी प्रेशराइज उस कंडीशन में बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि कामली आपको बैठना, आपका जेस्चर्स होना चाहिए बिल्कुल अच्छे स्माइली, और जब भी इंटरव्यू के अंदर आप बैठो बिल्कुल स्ट्रेट आप ऐसे तरीके से बैठो, और आपके हैंड्स जो होने चाहिए आपके थाइस के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट, काम, कंपोज, स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए, बिल्कुल नर्वसनेस आपको नहीं दिखनी चाहिए। तो यहां पर वो रैपिड क्वेश्चंस आपको देगा और चैलेंजिंग क्वेश्चंस कुछ आपको देगा, आपके नर्व्स को कंट्रोल आपको करना है डिलीवरी करते टाइम पे। हो सकता है उसके बाद वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के बाद आपकी टेक्निकल नॉलेज भी चेक की जाती है, करंट अफेयर्स भी आपका चेक किया जाता है, कुछ टेक्निकल नॉलेज से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। अब कई बार एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर हमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते हैं, हम नहीं बता पाते हैं, तो उस टाइम पे आप फॉल्स सिचुएशन क्रिएट मत करिए, आप हाइपोथेटिकल आंसर मत दीजिए कि ये है, ये हो सकता है, हो सकता है। एक अच्छा कैंडिडेट वही होता है जो फॉर्मली कह दे कि सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत से कैंडिडेट्स जब नो बोल देते सर मुझे इसके बारे में नहीं पता, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो फॉल्स एक ब्रेविडो सिचुएशन मत क्रिएट करना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता सिंपली बोल दिए सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है बेटा। चलिए, तो क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटीज यहां पर दिखती है, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटी होती है इंटीग्रिटी, ट्रुथनेस पर डिपेंड करती है, जो चीज नहीं होती है सर नहीं है, सीधा टाइम वेस्ट क्यों करना है, सामने वाले का भी और खुद का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, अगर आपके डेडिकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटेलिजेंस जो OIQs होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अपने पर्सनैलिटी खुद को जचना पड़ेगा कि आप एक्चुअली हो क्या। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप एक्चुअली हो क्या, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपके दोस्त आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या, आपके नेगेटिव पॉइंट क्या है। कई बार भी ऐसा मत सोचना कि मैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स दूंगा तो फुल स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर ये टाइप से क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे देखिए मैं बता रहा हूं। कुछ पर्सनल फाउंडेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जहां पर वो आपके फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन से और आपके अचीवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। रीजन क्या होता है, आपका कैरेक्टर का असेसमेंट करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। दूसरा सर्विस मोटिवेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, क्या आप रियली फौज के अंदर जाना चाहते हैं, नहीं जाते, रियली आप मोटिवेटेड हैं फौज के अंदर जाने के लिए या नहीं, तो उससे रिलेटेड। तो कैरियर कॉलिंग, एस्पिरेशंस आपका और डेडिकेशंस आपका यहां पर लेवल मेजर करेगा। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस, मैंने आपको बताया किसी टेक्निकल राउंड हो सकता है, या जो आपका करंट अफेयर्स हो रहा है देश विदेश के अंदर क्या चीजें घट रही है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस डायनामिक्स। अच्छा ये चीज आप प्रिपेयर करोगे तो ये आपको जीडी में भी बेनिफिशियल होगा, जो आपका जीटो का जीडी होगा वहां पर भी आपका बेनिफिशियल होगा। यहां से आपकी नॉलेज ऑफ डेप्थ चेक करी जाएगी। और लास्ट आपकी कमांड सिनेरियोस,
कि आपकी लैंग्वेज पर किस तरीके से कमांड है, कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। इसको कैसे चेक करेगा? हो सकता है आपको कोई सिचुएशन दे दे, जैसे आप साइक टेस्ट के अंदर एसआरटी देते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आपको दे देगा, तो वो आपको देखेगा क्या इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, या आपको रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे बोल देगा, वो आपके आंसर से पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कि आपने एनडी की प्रिपरेशन करी है, तो आपने किस तरीके से तैयारी करी है, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि मेरे रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैसे थे, मैं कहां से पढ़ता था, मैंने किस तरीके से किताबें करी, मेरा सिनेरियो क्या था, मेरा टाइम क्या था। ये सब लीडरशिप क्वालिटी के अंदर ही आती हैं। तो एक्चुअली लीडरशिप और टीम एफर्ट वो यहां पर चेक करना चाहता है, यहां से जजमेंट इवैल्यूएशन आपका लेना चाहता है कि आप जजमेंटल हो, तुरंत किसी डिसीजन पर आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। ठीक है बेटा, तो आपके पर्सनल नैरेटिव्स या एकेडमिक एक्सीलेंस, लीडरशिप एक्सपीरियंस, मतलब ये सब चीजें यहां पर चेक की जाती है इंटरव्यू के दौरान। अच्छा, अब और क्या, आपको किस तरीके से बैठना है पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पीरियड पे, बॉडी लैंग्वेज टिप्स क्या होनी चाहिए। जब भी आप बैठो तो समझना एक चीज, आपको ये कुछ चीजें मैंने यहां पर बताई, आपको मास्टर्स करनी है। जैसे ऑफिसर्स बियरिंग क्या है, कमांड रेस्पेक्ट थ्रू अप राइट पोस्चर्स। जब भी आप बैठो तो ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, आप मुंह में उंगली दे रहे हो ऐसे नहीं बैठना है इंटरव्यू के दौरान पे, आप ऐसे सोच रहे हो, छत पर देख रहे हो, आपका जेस्चर्स बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए, आपके हैंड्स बिल्कुल खुले हुए थाइस पर होने चाहिए। ऐसे नहीं आप बैठे हो उंगली को ऐसे कर रहे हो, पैरों को हिला रहे हो, क्रॉस क्रॉस लेग्स नहीं बैठना है, हमेशा सीधा। जब भी आप रूम के अंदर एंटर करो, नॉक करो, और नॉक करने का फर्मली बोलो मे आई कम इन सर। जैसे आप मे आई कम इन बोलो, आप अंदर जाओ, फर्मली डोर को क्लोज करो। डोर को क्लोज करने के बाद आपके बगल में जो चेयर रखी है, उस चेयर के बैक पीछे या साइड में आप खड़े हो जाइए, बैक साइड में। फिर जैसे ही आपको, अगर वो हैंडशेक करता है इंटरव्यू से, तो आप हैंडशेक करिए। हैंडशेक डबल हैंड से मत करना, ऐसे करना, थोड़ा सा आराम से करना, जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसी तरीके से आपको हैंडशेक करना है। और आपका हैंडशेक करते रहे, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए चेहरे, और आइज कॉन्टेक्ट इंटरव्यू ऑफिसर से होना चाहिए। फिर जैसे आपको बोले ओके सिट डाउन, जब तक वो परमिशन ग्राउंड ना करे तब तक आप खड़े रहिएगा, या आप बोल सकते हैं मैं सिट सर, तो आप वो बोले तब आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद थैंक यू जरूर बोलना, और बिल्कुल फर्मली रिलैक्स होकर आप बैठिए। ये पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, और कहीं ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं देखना। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस थ्रू कंट्रोल्ड हैंड मूवमेंट। मैंने हिंदी में भी सबका मीनिंग लिखा है, कई बार ऐसा होता है बच्चे समझ नहीं पाते हैं। पता चला आप अपनी बात एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरे हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पूरे के पूरे इंटरव्यू के दौरान आप ऐसे बैठे रहोगे। आप हैंड मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन कंट्रोल्ड हैंड मूवमेंट्स करना, ज्यादा हैंड मूवमेंट्स मत करना। कोई चीज एक्सप्लेन करने में ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, एक्सेसिव हैंड मूवमेंट्स मत करना, कंट्रोल्ड हैंड मूवमेंट करना, ये समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंटर एंड एग्जिट विद मिलिट्री प्रिसिजन। मैंने आपको बताया, नॉक कर मैं आई कम इन, जब आपको लीव करने के लिए बोले खड़े होइए, थैंक यू बोलिए, और फिर फर्मली डोर को ओपन करके फर्मली क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज टिप्स मैंने आपको यहां पर दी है। दूसरा, अगर हम लोग बात कर ले हैं सिनेरियो के अंदर हैंडलिंग टफ क्वेश्चंस, अब आपको टफ क्वेश्चंस भी देगा। तो टफ क्वेश्चंस जब आपको दे रहा है, तो एक बैटल कंपोजर है आपके सामने, एक बैटल है, आप लड़ रहे हो, तो स्टैंड फर्म अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर, टैक्टिकल रेस्पॉन्सेस याद रखना। मतलब कहने का मतलब है, वो आप पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और हमेशा एक चीज रखना बेटा, ईश्वर और इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है, उसी बंदे पर प्रेशर क्रिएट करता है जिसमें सोने की चमक होती है, जिसमें हीरे की चमक होती है। उन्हीं लोगों पर भगवान ज्यादा प्रेशर देता है जिसमें चमक होती है, जो कुछ बनने वाले होते हैं। तो जब भी आपको प्रेशराइज सिचुएशन की जाए, फर्मली, ऐसे नहीं आप उदास हो गए, आप ऐसे हो गए, रोने लग गए हैं, मम्मी मम्मी बोलने लगे हैं, ये सब नहीं करना है। फर्मली बोल दीजिए, आपको आता है आंसर, आप बोले सर सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस। नो नो बोलना भी कई बार बेटर होता है ब्लफ सिचुएशन क्रिएट करने से बड़े। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्या है, डिप्लॉय थॉट्स इन क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑर्डर कमांड ट्रूथ। ठीक है, बिल्कुल आपके जितने भी विचार आ रहे हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मिसमैच नहीं होने चाहिए कि ए पॉइंट यहां से उठा लिया, कुछ यहां से उठा लिया, ये होने चाहिए। दूसरा, आपकी जो आप रेस्पॉन्स कर रहे हो सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो, फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ते हो तो पहले आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हो, फिर मोशन 1D 2D। ऐसा तो नहीं कि यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद सीधा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेते हो, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आंसर देते हो ना, एक रेस्पॉन्स वे में आंसर देते हो ना, वो चीज आपकी होनी चाहिए। और स्ट्रेटेजिक आंसर होना चाहिए, लॉजिकल आंसर होना चाहिए, हवा में तीर कमान आपको नहीं बनाने। अगर ये करोगे तो बेटर सिचुएशन से निकल पाओगे। नेक्स्ट क्या है, लीड विथ ऑनेस्टी, एक्नॉलेज लिमिट्स विथ डिग्निटी। अगर आपकी कोई कमी है उसको एक्नॉलेज कर लो, और हमेशा नेतृत्व करो, लीड करो, ये सब चीज आप फॉलो करो इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कई बार एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर पर्सनल बैटल्स हो जाते हैं। ठीक है, कई आपको चीजें एक्सप्लेन करने प्रॉब्लम आती है। देखिए,
कुछ इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कुछ पूछा आपसे, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जब भी आंसर होना चाहिए ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू होना चाहिए कि सर मेरी लाइफ में एक बार ऐसे हुआ था, तो उस टाइम पे सिचुएशन मैंने इस तरीके से की थी। तो आप प्रैक्टिकलिटी जो आपके साथ हुआ है एक्चुअली में वो सब मेंशन करके आप सिचुएशन को हैंडल करिए। तो ये कुछ इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के रिलेटेड जो टास्क होते हैं ये समझना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और चीज समझना इंटरव्यू से रिलेटेड, जब आपका इंटरव्यू होता है बेटा, तो इंटरव्यू ऑफिसर के पास आपका पीआईक्यू फॉर्म भी होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वायरी वाला जो फॉर्म होता है, जो 2 बार भराया जाता है, एक स्क्रीनिंग के टाइम पे भराया जाता है और स्क्रीनिंग के बाद भराया जाता है ना। वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होता है। तो वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो जो आप ट्रेंड्स आप क्वालिटीज बोल रहे हो, पता चला आपने बोला कि आपने किसी स्पोर्ट्स में खेला है, हाँ सर खेला है, पीआईक्यू फॉर्म में आपने मेंशन ही नहीं किया। तो जो आपका पीआईक्यू फॉर्म कुंडली है उस कुंडली से मैच होनी चाहिए वहां पर चीजें। ऐसा बिल्कुल ही मत करना कि पीआईक्यू फॉर्म की बातें अलग चल रही है, वहां की बातें अलग चल रही है। तो ये है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वायरीज से रिलेटेड जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपका इंटरव्यू लेता है, ये होता है 40 से 50 मिनट। और बहुत से बच्चे फॉर्मली पॉजिटिवली आंसर अगर देते हैं तो उसको क्रैक कर लेते हैं। ये है ऑल अबाउट द इंटरव्यू। तो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ सिचुएशंस आपको फंसा देगा, इसी से रिलेटेड होंगे। आपका एक बॉडी पर्सनैलिटी जजमेंट मेंशन करता है कि किस तरीके से आप हैंडल करते हैं। अब जब नेक्स्ट डे हम लोग चलते हैं डे 3 की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो डे 3 पर आपके स्टार्ट हो जाते हैं बेटा जीटीओ टास्क। ठीक है, जितने भी आपके जीटीओ टास्क है, ग्राउंड से रिलेटेड जो भी टास्क है, ग्रुप से रिलेटेड आपके जो भी टास्क है, वो सब आपके सारे के सारे यहां पर स्टार्ट हो जाते हैं। अब जीटीओ की इंपॉर्टेंट डिमांड क्या है? देखिए, जीटीओ में जितने भी आपके टास्क होंगे, बेसिक सीरीज है ना, कंफर्मेटरी सीरीज या फाइनल सीरीज, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। ये जितने भी टास्क आपके होंगे ये ग्रुप एक्टिविटी में टास्क होंगे। इसका रीजन क्या है? यहां पर क्या है, अब तक साइक टेस्ट में आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे थे, इंटरव्यू के अंदर आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब आप जीटीओ टास्क के अंदर जाओगे आप ग्रुप में परफॉर्म करोगे। कल का फौज के अंदर जाओगे आप, यू आर बीइंग अ लीडर ऑफ योर यूनिट, योर बटालियन, या आप जिस भी ग्रुप के हो उसके आप कमांडर हो, आप लीडर हो। आपका एक डिसीजन उनके बेनिफिट और आपका एक डिसीजन देश के बेनिफिट के लिए मायने रखता है। तो आप अपने डिसीजन में स्ट्रांग होने चाहिए, आपका डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए, आपका ग्रुप के साथ नेचर कैसा है, एडेप्टिव है या नहीं है, आपकी थिंकिंग कैसी है, क्या आप मिनिमम रिसोर्सेस में खुद को एडजस्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एंथुसियाज्म है या नहीं है, आप ग्रुप को मोटिवेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और ग्रुप विक्ट्री के लिए फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखिए, जीटीओ टास्क के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि टास्क क्या है, जीटीओ टास्क के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि उस टास्क को आपने और आपके ग्रुप ने किस तरीके से किया, हाउ यू एंड योर ग्रुप हैव परफॉर्म्ड दैट टास्क, किस तरीके से उस टास्क को आप लोगों ने परफॉर्म किया, वो इंपॉर्टेंट है, वो मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि टास्क क्या था, किस तरीके से चीजें हुई हैं, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि फाइनली ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टास्क। आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपका ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रुप के लिए लड़ना है, ये याद रख लेना। और हमेशा एक गुड लीडर वो होता है जो अपने राइटफुल डिसीजन से अपने फॉलोअर्स बनाता है, अपनी राइटफुल एक्टिविटी से लोगों को अट्रैक्ट करता है और मोटिवेट करता है, वो होता है एक गुड लीडर। अब बात करते हैं जीटीओ टास्क। देखिए, जीटीओ टास्क में मैंने आपको होता है बेसिक सीरीज, कंफर्मेटरी सीरीज और फाइनल सीरीज, 3 सीरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक सीरीज। तो बेसिक सीरीज में जैसे ही आप जाओगे दोस्तों, जाते ही आपकी जीडी होंगी। सर जीडी कितनी होंगी? 2 जीडी आपकी यहां पर कराई जाएगी। एक जो जीडी होगी वो किसी भी करंट इवेंट बेस्ड टॉपिक पर हो सकती है, और एक जो जीडी होगी वो सोशल इवेंट्स पर होगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन राइज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? जीटी आपको 3 लीड देगा, उस 3 लीड में से आपको अपनी एक सिलेक्टिव लीड सेलेक्ट करनी है जिस पर आपको बोलना है। बिल्कुल भी जीटो ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐसा मत करेगा कि आप तीनों लीड पर बोलने लगो। एक लीड लाइट फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट कर लो और उसी पर आपको बोलना है। और ग्रुप डिस्कशन के अंदर ज्यादा बार आपको बोलना नहीं है, मिनिमम बोलो, बेटर बोलो, बढ़िया बोलो, ज्यादा लंबा मत बोलो। 4-5 बार आपने बोला, डेट्स बीइंग मोर देन एनफ। अगर आपको लगता है मेरी इंग्लिश कमांड अच्छी है, मेरे पास फैक्चुअल डाटा अच्छा है, तो इनिशिएट करिए। अगर आपको लग रहा है नहीं है तो इनिशिएट मत करिए। जब 2 पर्सन्स बोल रहे हो, उनके बीच का जो गैप इंस्टेंस होता है, उस गैप इंस्टेंस का यूज करिए, वहां पर आप बोलिए। हम लोग एंटायरली बताएंगे भी आपको कि जीडी में किस तरीके से चीजों को हेल्पफुल करना है। हम लोग पूरी सीरीज ये जो लेकर आ रहे हैं इसमें आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, तो आप टेंशन मत लेना। तो 2 जीडी होंगी, मोस्ट प्रोबेबली जो जीडी 10 मिनट हो सकती है, 15 मिनट हो सकती है। आपको इस तरीके से सेमी सर्कल ग्रुप के अंदर बैठा दिया जाएगा। आपको कोऑर्डिनेट किस तरीके से करना है, क्या सर हमें जीडी के अंदर नाम बुलाकर अपने फ्रेंड्स को बुलाना है, बडीज को बुलाना है, या हम चेस्ट नंबर का इस्तेमाल करना है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर हम लोग बताएंगे।
तो एक जीडी होगी। अब ग्रुप डिस्कशन क्यों कराया जा रहा है? ग्रुप डिस्कशन कराने के पीछे बेसिक रीजन ये है, कल को जब आप यूनिट कमांड में जाओगे, आपके अंडर में बहुत सारे आदमी होंगे, बंदे होंगे, बडीज होंगे, सोल्जर्स होंगे। तो क्या भाई आप उनके सामने बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। कल को आपको हो सकता है यूएनओ पीस कीपिंग मिशन में किसी अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में जाना पड़ा, तो वहां पर इंग्लिश में ही तो बोलना पड़ेगा। वहां अमेरिका के भी लोग आ रहे होंगे, ब्रिटेन के लोग भी आ रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी आ रहे होंगे, कहीं कहीं के लोग भी आ रहे होंगे। तो उनके सामने क्या आप इंग्लिश में बोल पाओगे? आप अपनी भाषा में थोड़ा ना बोलोगे, उनको समझ थोड़ा ना आएगी, ट्रांसलेट थोड़ा ना करोगे। यू आर ऑफिसर, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो देखो, इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी बेटा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत हाई फाई सीखनी पड़ेगी, इतनी सीखनी पड़ेगी कि आप बोल सको और समझ सको। इट्स एनफ। ठीक है। नेक्स्ट टास्क बेसिक सीरीज के अंदर आपका होगा जीपीई या फिर एमपीई, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब ये है क्या? मैं एग्जैक्टली नहीं बोलता हूं। आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि मूवीज में एक सीन सा होता है, वॉर टाइप की सिचुएशन है, वॉर में जा रहे हैं, एक सामने सैंपल मॉडल सा पड़ा हुआ है, उसमें बता रखा है देखो हम यहाँ पर है, हमारी लोकेशन, दुश्मन यहाँ छिपे हैं। एक ऐसा मॉडल सा होता है कार्डबोर्ड। अब एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, लगभग उस टाइप से एक इस तरीके से एक होगा, इसमें एक नक्शा बना होगा, कहीं पर रोड्स होंगी, कच्ची सड़क होंगी, पक्की सड़क होंगी, कहीं पर रेलवे ट्रैक होगा, कहीं पर पुलिस स्टेशन होंगे, कहीं पर गांव होंगे, कहीं पर जंगल होंगे, कहीं पर पेट्रोल पंप होंगे, कहीं पर आपका टी स्टॉल होगा, कहीं पर रिवर्स होंगी, लेक होंगी। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप 10 आदमी के ग्रुप हो, आप पिकनिक बना के रामपुर से आ रहे थे, आप शामपुर आपका कॉलेज था, जा रहे थे, अचानक रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई। जैसे ही गाड़ी खराब हुई तो आपको पता चला कि आपकी गाड़ी 2 घंटे बाद 6 बजे ठीक होगी। तो आपने सोचा यार, पता चला कि नियर बाई एक लेक है, चलो वहां इतनी पिकनिक कर लेते हैं और पिकनिक करके जब तक आएंगे गाड़ी ठीक हो जाएगी। आप पिकनिक करने जा ही रहे थे कि आपने अचानक देखा कि टी स्टॉल आ गया। आपने सोचा चाय पी लेते हैं, चाय पर आप चाय टी स्टॉल पर आप चाय पीने के लिए रुके। वहां पर आपने देखा एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। आप एक्सीडेंट वाली प्लेस पर पहुंचे मदद करने के लिए कि अचानक आपने देखा कि एक कोई बगल से लड़का आया, ठीक है, तो उसके साथ कुछ घटना घट गई। बगल के खेत में किसी आपने देखा, किसी के पैर में चोट लग गई। बगल के गांव से आप उसकी मदद करने गए थे कि बगल के गांव से आपने देखा, पता चला कि एक बंदा आपके पास भागता हुआ आया, उसने बताया कि भाई ऐसे से यहाँ पर डाकू आ गए हैं। आप उनकी मदद करने जा ही रहे थे कि अचानक आपके पास कोई आदमी आया, उसने बोला कि रेलवे ट्रैक को कुछ लोग डिसमेंटल कर रहे हैं, ट्रेन को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। और आपसे बोल दिया कि आपके पास कोई मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है और अभी आपके 5 बजे हैं और आपको अपने कॉलेज के हॉस्टल में भी पहुंचना है 7 बजे तक, और बताइए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लिखिए। तो आपको अपने ग्रुप को किस तरीके से डिवाइड करना है, रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करना है, कितना डिस्टेंस लग रहा है हेल्प लेने के लिए, आपने कौन सी हेल्प ली, वो सब सॉल्यूशन आपको इसमें लिखना पड़ेगा पेपर पे, और फिर इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन होगा। कैसे लिखना है, किस तरीके से चीजें करनी है, वो सब बताया जाएगा आपको। तो ये है यहाँ से मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के द्वारा आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है। ये वही सिचुएशन है कि आप कैसे लीड कर रहे हो। जब भी सॉल्यूशन इसमें लिखो तो खुद को लीडर मान के खुद को सॉल्यूशन लिखो, और आप किस प्रॉब्लम के लिए कितने बंदे डिवाइड कर सकते हो वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट जीपी एंड द मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। इसी तरीके से अगर हम लोग बेसिक सीरीज के थर्ड टास्क की बात करते हैं तो थर्ड टास्क आपका कौन सा है? ग्रुप टास्क है ना बेटा, ये जिसको पीजीटी बोला जाता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक स्टार्ट लाइन है, इसी तरीके से यहाँ पर एक फिनिश लाइन होगी। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स बने हैं। इन ऑब्स्टेकल्स पे कहीं पर ब्लू कलर है, कहीं पर रेड कलर है, कहीं पर व्हाइट कलर है। इन कलर का कुछ मतलब है। ब्लू कलर में सिर्फ आप अपने बॉडी पार्ट को टच कर सकते हो। आपके पास कुछ हेल्पिंग मटेरियल होगा, जैसे आपको यहाँ प्लैंक दिखाई दे रहा है, फट्टा, आपको रोप दिखाई दे रही है, आपको लॉग दिखाई दे रहा है, वुडन लॉग। तो रेड कलर कहीं पर भी होगा ना, तो आप उधर हेल्पिंग मटेरियल टच कर सकते हो ना अपनी बॉडी टच कर सकते हो। ब्लू पर सिर्फ बॉडी मटेरियल आपने टच, हेल्पिंग बॉडी टच कर ली, हेल्पिंग मटेरियल नहीं टच कर सकते हो। व्हाइट पर आप सब कुछ टच कर सकते हो। आपको पूरे ग्रुप को स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर जाना है इन्हीं ऑब्स्टेकल्स का यूज करके। विद इन दी एक्सेस एरिया आप जमीन पर पैर नहीं रख सकते, इन्हीं ऑब्स्टेकल्स के ऊपर पैर रखकर कुछ रखोगे। कोई भी हेल्पिंग मटेरियल आपका यहां नहीं रुकना चाहिए, सारे के सारे हेल्पिंग मटेरियल आपके यहां आ जाने चाहिए, सारे के सारे बंदे आपके यहां आ जाने चाहिए। टाइम होगा आपके पास, आपका G2 आपको टाइम देगा, लगातार 4 टास्क होंगे। तो यहां पर आपके रिसोर्सेस मैनेजमेंट को चेक कर रहा है। ग्रुप में पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, किस तरीके से पैनिक सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, कैसे टास्क करना है, ये सब बताया जाता है पीजीटी टास्क के अंदर आपका होगा। बल्ली फट्टा रस्सी 3 हेल्पिंग मटेरियल। नेक्स्ट चौथा टास्क आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है आपका स्नेक रेस। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, स्नेक रेस। अब क्या है, जैसे स्नेक रेस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, एक सांप आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से कपड़े का बना हुआ है। अब आपके ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे 30 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे तो 3-3 का ग्रुप बना दिया, 10-10 का। 1-2-3 ग्रुप है, तीनों के सामने अपने अपने टास्क है ना। एक स्नेक दे दिया जाएगा, बोलेगा दिस इज बिंग योर स्नेक। ये स्नेक को सभी बंदे अपने हाथ में पकड़ेंगे और टास्क करते टाइम ये स्नेक कभी भी जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, ना किसी भी ऑब्स्टेकल से टच होना चाहिए। और जो ग्रुप सबसे पहले टास्क कंप्लीट कर लेगा वो जीत जाएगा। अब इसमें वॉल क्लाइंबिंग भी होगी, इसमें 8 की फिगर में आपको इस तरीके से क्रॉस करना है, वो भी टास्क होगा। इसमें इस तरीके से एक लॉग होगा, इसके ऊपर आपको चढ़ना है, फिर यहां से उतरना है। इसमें डबल वॉल भी होगी बेटा, एक सिंगल वॉल होगी, एक डबल वॉल होगी। इसमें स्पाइडर का भी होगा, इस तरीके से स्पाइडर पे आप ऐसे चढ़ोगे और ऐसे स्पाइडर नेट से आप नीचे उतरोगे, ऐसे टास्क है। वॉल में प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ आपको एक वॉर क्राई भी लेनी पड़ेगी, जैसे किसी ने लिया भारत माता की जय, बजरंग बली की जय, है ना, कुछ भी आपने वॉर क्राई ले लिया, ABCD कुछ भी आपने वॉर क्राई ले लिया इस तरीके से, तो आपको वॉर क्राई बोलते जाना है। साथ साथ अपने ग्रुप का मोटिवेशन अप करते रहना है, एसएसएस चेक करते रहेंगे। एसएसएस में पेनल्टीज भी देते हैं, पेनल्टीज टाइम पेनल्टीज भी हो सकती है, पेनल्टीज रिपीटिशन करने की हो सकती है। और वन ऑफ द बेस्ट टास्क में आता है स्नेक रेस। तो दिस इज द स्नेक रेस जो हम लोग बताएंगे किस तरीके से करना है। अब आते हैं कंफर्मेटरी सीरीज, जो आपके नेक्स्ट डे के बीच में कुछ टास्क आपके कराए जाएंगे, मतलब डे लास्ट वाले। यहां पर आपका जो टास्क होगा ये हो सकता है HGT, सेम वही टास्क है बेटा, बल्ली फट्टा रस्सी, सेम वही, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन। इससे पहले आपके ग्रुप में 10 बंदे थे, अब आपके ग्रुप को 5-5 के ग्रुप में 2 तोड़ दिया जाएगा। अब हो सकता है पहले 5 के बाद नेक्स्ट 5, या हो सकता है पहले ओड उसके बाद इवन वाले एक साथ हो जाए। इस तरीके से ग्रुप को तोड़ दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अब आपको हाफली टास्क को परफॉर्म करना है, क्योंकि जब आप PGT में परफॉर्म कर रहे थे पूरे ग्रुप में एक साथ थे, अब यहां पर हाफली डिवाइड करके टास्क को परफॉर्म आपको करना है। सेम वही रूल्स एंड रेगुलेशन कलर कोडिंग के यहां पर भी वैलिड होंगे। यहां से आपको इंडिविजुअली असेस किया जा रहा है, तब आपको थोड़ा वाइडर वे में चेक किया जाता है, अब आपको डीपर वे में चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से दिमाग चलता है, किस तरीके से प्रेशर टाइम सिचुएशन हैंडल करता है, किस तरीके से रिसोर्सेस मैनेजमेंट कर सकता है, जोड़ तोड़ कैसे कर सकता है और टास्क को कंप्लीट कर सकता है, वो चीज यहां पर आपकी चेक की जाएगी, HGT टास्क। नेक्स्ट होगा आपका लेक्चरेट, नेक्स्ट विल बी योर लेक्चरेट। अब लेक्चरेट कैसा होगा बेटा, जैसे आप ग्रुप में बैठे होंगे, GTOs आपके पीछे बैठे होंगे, एक बंदा पहले आगे आएगा, एक बॉक्स होगा, इसके अंदर एक चिट्स रखे होंगे, आप चिट उठा लीजिए, उसमें 3-4 टॉपिक्स आपकी मेंशन होगी। आपको जो टॉपिक अच्छी लगती है आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप GTO को बताएंगे मैं इस टॉपिक में बोलना चाहता हूँ। आपको कुछ सोचने समझने के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा, जैसे बेल बजेगी आपको स्टार्ट करना है, 3 मिनट के लिए आपको बोलना है। अब सिचुएशन ये हो जाती है कि यहाँ नॉलेज मैटर नहीं कर रही है, मैटर कर रहा है 50% आपको नॉलेज है, ठीक है, आप बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। जब भी बोलो आपका आई कांटेक्ट इनसे होना चाहिए, इनसे नहीं होना चाहिए। बोलने के टाइम पे लेक्चरेट का स्ट्रक्चर बिल्कुल शॉर्ट है, टॉपिक का बैकग्राउंड पहले बता दो 20 सेकंड के अंदर, फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दो अगली 20 सेकंड के अंदर, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, ज्योग्राफिकल इंपैक्ट क्या है, सोशल इंपैक्ट क्या है, इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या है, और जब लास्ट के 2.5 मिनट कंप्लीट हो जाए 30 सेकंड बचे, कंक्लूड कर दो और फॉर्मली बोलो। पोस्चर्स आपका हमेशा लेक्चरेट है ऐसे, और स्माइल आपके होनी चाहिए, और इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करो। फैक्ट्स एंड फिगर कुछ आते हैं वो डाल दो बीच के अंदर, किस तरीके से लेक्चरेट को हैंडल करना है वो बताएगा। लेक्चरेट क्यों हो रहा है, सेम नॉलेज, कल को लेक्चर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, है ना, आपका दरबार होगा, दरबार के अंदर बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, तो यही है लीडरशिप क्वालिटी के लिए लेक्चरेट। अब आता है कंफर्मेटरी सीरीज। कंफर्मेटरी सीरीज में और आपके कौन से टास्क होंगे जो हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे, आपके होंगे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। अब इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट करने के लिए 3 मिनट दिया जाएगा, 3 मिनट के लिए 10 टास्क आपके होंगे, जैसे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लगे। आप आओगे, GTO बेल मारेगा, आपको स्टार्ट करने हैं। इसमें वेरियस टास्क होते हैं, जैसे बर्मा ब्रिज आपको दिख रहा है, डबल डिच हो सकता है, लॉन्ग जंप हो सकता है, मंकी क्रोलिंग हो सकता है, उसके बाद टाइगर स्विंग हो सकता है, कमांडो वॉक हो सकता है ना, बहुत सारे टास्क होंगे इसके अंदर, वो आपको कंप्लीट करने हैं। जिगजैग वाला हो सकता है, जिस टास्क के आगे जोन सा नंबर लिखा होगा उसको कंप्लीट करने पर उतना ही नंबर मिलेगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहां से स्टार्ट करना चाहो यहां से कर लो, आप यहां से स्टार्ट करना चाहो आप यहां से स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी है।
जब 3 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो जीटीओ सिग्नल दे देगा, मैं ये डबल बेल बजाऊंगा, ऐसे बजाऊंगा, तो आप समझना 3 मिनट कंप्लीट हो गए। अगर आपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, अब आपके पास बोनस आता है। आप जितने नंबर के अब टास्क 3 मिनट से पहले कंप्लीट कर सकते हो उतने रिपीट कर दो, उतने एक्स्ट्रा बोनस नंबर आपको मिलेंगे। तो बोनस में आप कौन से करोगे? जो मैक्सिमम मार्क्स वाले वो करोगे, या जो आपके नजदीक है वो ले करोगे। तो इस तरीके से ये आपको करना पड़ता है, 3 मिनट के अंदर टास्क वगैरह आपको कंप्लीट करने पड़ता है इंडिविजुअल। इससे स्ट्रेंथ चेक की जाती है, स्टेमिना चेक किया जाता है, डेयरनेस चेक की जाती है कि डेयरिंग है या नहीं है ये बंदा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टास्क आएगा, फिर से अगर हम लोग बात कर रहे हैं एफजीटी, फाइनल ग्रुप टास्क, यहां पर इसी तरीके, सॉरी एफजीटी नहीं, कमांड टास्क आपका यहां पर आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? यो कमांड टास्क आएगा। अब कमांड टास्क किस तरीके से होगा बेटा? अब आपको ना सेम वही बल्ली फट्टा रस्सी दे दी जाएगी, स्टार्ट लाइन होगी, फिनिश लाइन होगी, आप सबको एक लाइन में बिठा दिया जाएगा। जीटीओ एक एक करके एक एक बंदे को बुलाएगा और एक टास्क पर लेकर जाएगा। बहुत सारे टास्क बनेंगे, एक टास्क पर लेकर आएगा, बोलेगा ओके जेंटलमैन, यू आर बीइंग अ कमांडर फॉर दिस टास्क एंड फॉर योर असिस्टेंट, फॉर योर हेल्प यू कैन कॉल एनी ऑफ 2 पर्सन फ्रॉम योर ग्रुप। आप ग्रुप से किसी को बुलाओगे। अच्छा, जीटीओ पहले आपको ब्रीफ कर देगा, ये हमारा टास्क है, स्टार्ट लाइन है, फिनिश लाइन है, बीच में इस तरीके से ड्रम रखा होगा, बोलेगा ये बम है, आपको उस बम को डिस्पोज करना, उठाकर लेकर आना, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, ये कुछ भी टास्क हो सकता है। बोलेगा अपने असिस्टेंस के लिए किसी भी बंदे को बुला लीजिए। अब ऐसे टास्क करते टाइम हमेशा ये रखना, एक ऐसा बंदा बुलाइए जिसकी हाइट अच्छी हो, एक ऐसा बंदा जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी हो। जैसे 2 बंदे यहाँ पर आ गए, अब ये जो 2 बंदे आ गए हैं ये हेल्प करने के लिए। जैसे 2 बंदे हैं तो सबसे पहले आप इनको इंट्रोड्यूस करिए। ओके जेंटलमैन, आई एम बीइंग योर कमांडर एंड दिस इज आवर टास्क एंड वी हैव टू डिस्पोज दिस बॉम्ब एट से, ऐसे टास्क हमें कंप्लीट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। आप कमांडर हो, आप ऑर्डर दोगे, आप बोलोगे ओके प्लैंक लाइए, ऐसे रखाइए। ये 2 हेल्पर है भाई, ये तो उठाकर आपको देंगे। अच्छा, इन दोनों के लिए भी आदेश है, आप दोनों लीडर मत बन जाना, टास्क इसका है। जब तक कमांडर हेल्प ना मांगे आपसे तब तक आप हेल्प मत दीजिएगा। ठीक है, और टास्क कंप्लीट। अच्छा, आपने टास्क कंप्लीट कर लिया तो जीटीओ आपका लेवल बढ़ा सकता है, टफ कर सकता है। जीटीओ उसी सिनेरियो में लेवल को टफ करता है जब उसका चांसेस होता है रिकमेंड होने की बहुत ज्यादा। तो यह है कमांड टास्क। कमांडर क्वालिटी चेक की जाती है, लीडरशिप क्वालिटी चेक की जाती है इंडिविजुअली। क्या बल्ली फट्टी रस्से से, देखो पहले बल्ली फट्टे रस्से को ग्रुप में चेक किया, फिर बल्ली फट्टे रस्से को आधे ग्रुप में किया, फिर बल्ली फट्टे रस्से को इंडिविजुअली किया। समझ रहे हो कितना चेक किया जा रहा है। फाइनल सीरीज में फिर आपका टास्क आता है एफजीटी, फाइनल ग्रुप टास्क। अब एक आखिरी मौका और दिया जाता है ग्रुप को। हो सकता है अब तक आप परफॉर्म नहीं कर पाए बढ़िया से किसी टास्क के अंदर, कहीं ना कहीं आप कमी रह गई है, तो भाई एक मौका आपके पास आखिरी और है। सेम अब दोबारा ग्रुप आएगा, सारा का सारा, स्टार्ट लाइन होगी, फिनिश लाइन होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको जीटीओ साहब बता देंगे किस तरीके से। वही बल्ली फट्टा रस्सी होगा, कुछ हेल्पिंग मेटल इधर से उधर लेकर जाना है, इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है, ये आपको बताया जाएगा। तो ये सब होते हैं आपके जीटीओ टास्क के अंदर ओवरऑल यहां पर टास्क। अब आपका साइक टेस्ट कंप्लीट हो गया, इंटरव्यू हो गया, जीटीओ हो गया। इसके बाद डे 5 पर आपकी होती है बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं तो डे 5 पर फिर आपकी होगी लास्ट ऑफ द डे, आपकी होगी कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में अब तक क्या होगा यार? अब तक आपने जितने भी एसएसएस थे ना उनको सिविल यूनिफॉर्म में देखा होगा। लास्ट डे आप ये देखोगे जितने भी एसएसएस है वो सब यूनिफॉर्म में बैठे होंगे। जस्ट गेट सरप्राइज्ड, 12-13 आदमी, 15-16 आदमी हो सकते हैं बैठे होंगे। आपको इंडिविजुअली बुलाया जाएगा, सामने आप बैठे होंगे, तो आप एक शॉक्ड, यूनिफॉर्म में पहली बार देखोगे इनको। आपको चलेगा अरे जो बिल्कुल सेंटर में बैठा होगा, अरे ये प्रेसिडेंट थे, अच्छा इज बीइंग अ प्रेसिडेंट, ओके। कॉन्फ्रेंस रूम में जैसे आप आए तो क्या होना चाहिए? अटायर आपका मेंटेन करता है, फॉर्मल यूनिफॉर्म्स होने चाहिए, ग्रूमिंग वेल मिलिट्री स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, एग्जाम्पलरी कट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तेरे नाम बन के जा रहे हो। एंट्री प्रोटोकॉल डिसिप्लिन से नॉक करके एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे। इनिशियल कंडक्ट क्या है? प्रेसिडेंशियली एक्नॉलेज करोगे, आके ऐसे नहीं बैठ गए, सबको ग्रीटिंग्स टू ऑल ऐसे करके बोलोगे, या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऐसे करके बोलोगे, सर एंड मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर एंड मैम, ऐसे करके आप बैठ जाओगे। एग्जिट प्रोटोकॉल प्रोफेशनली ग्रेटिट्यूड करके थैंक यू सर एंड मैम, आप इस तरीके से निकलोगे। सर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? कॉन्फ्रेंस में आपका जो अब तक आपने काम किया भाई, जीटीओ में, साइक टेस्ट में, इंटरिंग ऑफ टेस्ट जो आपने दिया है, वो सब चिट्ठे वाले वहां बैठे हैं। इंटरिंग ऑफिसर भी बैठा होगा, जीटीओ भी बैठा होगा, साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होगा। सबने पहले स्कोर बना लिया आपके आने से पहले। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो बॉटम लाइन पर होंगे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको सिलेक्ट नहीं करने, और कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनको सिलेक्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहला फॉर्मल क्वेश्चन वहां पर जाके बुझाता है, हाउ वाज द स्टे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मच्छर तो नहीं लगे? सर मच्छर बहुत थे सर, काट गिरा।
सर लंच अच्छा था सर, ब्रेकफास्ट में ना सर नमक कम रह जाता था, सर अंडे नहीं मिले थे, सर मुर्गा नहीं मिला था। ये सब कंप्लेन मत करना वहां पर। ऑल थिंग इज परफेक्ट सर, आई एंजॉयड अ लॉट। क्यों? कल को आप सिलेक्ट भी हो रहे होंगे और आपने बोल दिया सर आया सर ऐसा हो गया था। भाई कल को जब सियाचिन ग्लेशियर जाओगे, अंडमान निकोबार जाओगे, थार डेजर्ट में पोस्टेड होंगे, सिक्किम के फॉरेस्ट में पोस्टेड होंगे, आप मच्छर भी काटेंगे, वहां अंडा भी नहीं आएगा, कहीं नमक की कमी होगी, कहीं नमक बहुत ज्यादा होगा, कहीं लू होगी, कहीं पानी पानी होगा, तो भाई ये बंदा तो कल को वहां सर्वाइव नहीं करेगा। फौज में नो एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूजेस बिंग देयर इन फौज, फौज वांट सॉलिड पर्सन। तो ये चीजें मत करना। कुछ टेस्टिंग ग्राउंड एक्सपीरियंस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वार्टर असेसमेंट्स होगा, मैस इवैल्यूएशंस होगा कि भाई बताइए ग्राउंड में अच्छा कौन सा टास्क आपको सबसे अच्छा लगा, आपको क्या लगता है कि यार आप अगर रेटिंग दे, मैं आपको बोलूंगा इंटरव्यू साइकोलॉजिस्ट और जीटीओ में, तो आप रेटिंग कैसे दोगे? ठीक है, वॉरियर, ठीक है, इस तरीके से कैमेडिन। बैटल्स लेसन्स मैंने आपको बताया ना, प्रेशर सिचुएशन, बैटल लेसन्स मतलब बैटल सिचुएशन मतलब प्रेशर्स वाली सिचुएशन आपकी क्रिएट की जाएगी। मिलिट्री बियरिंग, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्नॉलेज विथ प्रिसाइज टाइमिंग, आप गलत हो तो एक्नॉलेज करो, नहीं आता तो मना कर दो। डिलीवरी क्रिस्प आपकी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट क्वाइट, मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बॉटम लाइन पर होंगे। जो कैंडिडेट बॉटम लाइन पर होते हैं तो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर एसआरटी पूछ लिया जाता है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी सिस्टर को छेड़ रहे हैं, बताओ आप क्या करोगे? आपने लिख दिया मैं तो मारूंगा सर इनको। आपका पीआई क्यों बताता है? आप स्पोर्ट्स पर्सन हो ही नहीं। नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन होगा वो तो टिट फॉर टैट ठोक देगा एकदम, उसका फर्स्ट रेस्पॉन्स है। पीआई क्यों कह रहा है आपने स्पोर्ट्स ही नहीं खेला रहा, बोले मैं मार दूंगा। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपका व्यूज, आपका ओपिनियन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अच्छा मारा आप, उन्होंने भी आपको मार दिया, फिर आप क्या करोगे? सर मैं और मारूंगा। अच्छा उन्होंने और आपको मार दिया, आप क्या करोगे? तो फंसाते जाएंगे आपकी सिचुएशंस, आपको जब तक उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा, दे आर जस्ट गोइंग टू ट्रैप्ड यू। बैटल स्ट्रेटेजी से रिलेटेड एब्जॉर्ब क्वेश्चंस कंप्लीटेड, जब तक क्वेश्चन खत्म ना हो जाए चूचा मत करना। डेप्लॉय क्लियर स्ट्रक्चरल आंसर, क्लियर अपना रेस्पॉन्स बताओ। ओनर द सिलेक्शन प्रोसेस, वहां मत बोला है मैं तुम्हारे सिलेक्शन प्रोसेस को नहीं मानता। स्टैंड फर्म और प्रीवियसली स्टेटमेंट, ये याद रखना, आपने कोई गलती कर दी तो स्टैंड फर्म, हाँ सर मेरे से गलती हो गई। तो कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि कॉन्फ्रेंस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट। तो कॉन्फ्रेंस पर सिलेक्ट होने के बाद फिर आपका रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर देता है, और फाइनली जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं फिर उनका मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसएसबी प्रोसेस फ्रॉम डे 1 टू डे 5 तक आपका प्रथमेश सर और मैंने पूरा डिस्कशन किया है। अब ये हर एक जो भी टेस्ट है आपको इसको किस तरीके से आपको टैकल करना है, किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है, किस तरीके से इसमें आपको रेस्पॉन्ड करना है, ये सब हम एक सीरीज लेकर आएंगे, वहां पर आपको समझाएंगे, और सीरीज इज जस्ट गोइंग टू स्टार्टेड वेरी सून। तो दिस इज द बेसिक अबाउट द एसएसबी जो हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब पूरा डिटेल में नहीं बताया क्या करना है क्या नहीं करना, वो हम सीरीज एक एक जो भी टास्क है आपका उसमें आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू द डिफेंस वाला और नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स फॉर द एसएसबीज। So this has been all from my side and from Patmesh sir. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहिए।